नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर लर्न विथ पीडीएफ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस ऑफिसर यानी एपीओ के बारे में। एपीओ क्या होता है, किसके लिए होता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसको हम एक बार डिटेल से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम की सही जानकारी नहीं होती है, क्या काम होता है इनका सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करनी होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल एक जगह पर मिल जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एपीओ होता कौन है। एपीओ होता कौन है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, और इसके सिलेबस के बारे में क्या है, बहुत सारी डिटेल आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम होता है, जो एपीओ होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं, ये सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ना और अभियोजन जो प्रोसिक्यूशन को एक मजबूत बनाना और अपराधियों को सजा दिलवाना, इतना काम होता है इनका। यानी कि ये पोस्ट सीधा जुड़ा है लॉ एंड जस्टिस से, ठीक है। इसलिए ये परीक्षा खासकर उन छात्रों के लिए है जिन्होंने लॉ की डिग्री ले रखी है। अगर हम बात करें एपीओ बनने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आयु सीमा और अन्य शर्तें राज्य या आयोग के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। तो आप समझ गए कि इसका काम क्या होता है, किस लिए वर्क होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले तो ये है कि एपीओ के लिए जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, इसमें दो होते हैं। पहला तो होता है प्री और उसके बाद होता है मेंस, ठीक है। प्री के बाद होता है मेंस। तो इसमें हम ये ध्यान देंगे कि जो पार्ट 1 होगा, इसमें होगा जनरल नॉलेज, उसके होंगे टोटल 50 क्वेश्चन। हाँ, ये ध्यान रखना कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स कंटेस्टिंग फॉर द 2 पार्ट्स। जो पहला पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। प्री का जो एग्ज़ाम होना है उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जनरल नॉलेज होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में लॉ होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का है और 150 एमसीक्यू होंगे। 150 नंबर के 150 एमसीक्यू, मतलब 1 नंबर है आपका 1 क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, इसकी एज लिमिट की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो ये 21 से 40 वर्ष के लिए है। पीएच कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर। और उसके बाद बात करें हम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बारे में, तो इसकी डिटेल आपकी यहाँ पे लिख रखी है। जो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाई 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑफ एससी ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, skilled player of UP, classified games state government employees of UP including the teachers staff basic शिक्षा परिषद और यूपी and teachers staff of the government aided माध्यमिक विद्यालय यूपी। upper age limit shall be greater by the 3 years plus period of service rendered in the army for the emergency commissioned officer। और ये थोड़ी डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें उस पर चर्चा करेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो हम निगेटिव मार्किंग, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। पहली बात आप इसको ध्यान से निकाल दीजिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। कितना होता है? 1/3। एक क्वेश्चन पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। If a candidate give more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answer happens correct and there will be same penalty mentioned। अब मतलब एक से बदले 2 क्वेश्चन एक साथ आपने टिक कर देते हो ना, तो उसमें आपके नंबर, वो बेसिकली क्या है ना, ये
रॉन्ग आंसर ही माना जाएगा उसको, ठीक है। और उसमें साथ साथ में पेनाल्टी एज अ जो है निगेटिव मार्किंग के थ्रू लग जाएगा पेनाल्टी आपको, ठीक है। हम इसके आगे बात करें, अगर प्री के सिलेबस की बात करें तो 1 क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 150 मार्क्स, 2 घंटे, ठीक है। पहले पेपर में 2 पार्ट होने हैं, 150 क्वेश्चन के होने हैं, 2 घंटे का क्वेश्चन होना है। पार्ट 1 जिसमें जनरल नॉलेज होगा और उसमें कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। इट विल बी इंक्लूडेड डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ लेना ज़रूर। खासकर ऐसे जो करंट अफेयर्स जो लॉ से भी संबंधित होते हैं, बहुत सारे अभी जजमेंट हुए होंगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो बहुत सारे जजमेंट हो चुके होंगे, लैंडमार्क जजमेंट होंगे। तो एक बार थोड़ा जो रिसेंट के जो जजमेंट हुए हैं उसको एक बार ब्रीफ आपको देख लेना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। कि जो रिसेंट के जजमेंट हो गए ना वो आप जो है ज़रूर देख लेना। तो चलिए एक बार टॉपिक ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक होंगे तो जनरल साइंस से आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 10 क्वेश्चंस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 क्वेश्चंस। तो टोटल कैसे होगा आपके कि जनरल साइंस के 8 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री हो गए 8 क्वेश्चंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 क्वेश्चंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ध्यान रखना भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन है। और कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक्स, ठीक है। इस पर थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए। थोड़ी मोड़ी से काम तो मुझे लगता है नहीं चलने वाला, क्योंकि एक बार आप ध्यान दीजिएगा ना कि जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। करेंट इवेंट ये आप ध्यान रखना जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें आपके मेडिवल भी हो सकते हैं और एंशिएंट भी हो सकते हैं और मॉडर्न हो सकते हैं। तो हमें जो लगता है आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ से आता है। हिस्ट्री मेडिवल से आता है या एंशिएंट से आता है या मॉडर्न से आता है, तो ये देख लोगे तो ध्यान में आ जाएगा। बेसिकली मॉडर्न से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न से पूछते हैं, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एरा चल रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे होते हैं, तो इसलिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक भी हमारे पास इसमें है सिलेबस में, तो ये मॉडर्न का एरा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। मॉडर्न का एरा आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट ये ज़रा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये क्वेश्चन पूछता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या पूछ लेता है, आपके पास डेट पूछ लेता है, इसमें जो याद करना पड़ता है ना, ईयर पूछ लेता है। इसमें मिलाने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इनसे मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, उनको आप याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी है ही है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉल्यूशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जिक्र नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का जिक्र नहीं है, इसमें है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 8, तो एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेना अच्छे से और पॉपुलेशन। हाँ देखो, हम एक बात बताएं, ये जो पॉपुलेशन वाला हिस्सा है ना, ये आपका नंबर बढ़ा सकता है। इस सेक्शन से अगर 8 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पॉपुलेशन से और 4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे, तो ये मान कर चलो आपकी ये जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं जो पॉपुलेशन से, इसको आप सही करना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो भाई बहुत बड़ी है, कितना पढ़ लोगे आप उतना कम है।
तो आप बेसिकली पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना। इंटरनेशनल जो जैसे बहुत महत्वपूर्ण, जैसे झरने वगैरह हो गए और माउंटेन्स हो गए, रेंज हो गए उसके, ठीक है, जो दो नदियाँ मिलती हैं आपस में, वर्ल्ड लेवल की हो गई, सबसे ज़्यादा जो बोर्ड होते हैं स्थापना है उनकी कहाँ कहाँ पे है, तो ये बेसिकली देख लेना आप, बेसिक नॉलेज रख लेना इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दे लेना, पॉपुलेशन पढ़ लोगे, ये बहुत सीमित है पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना का है, तो इससे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 है लॉ, जिसमें से आएंगे कितने क्वेश्चन आपके, आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। देखो पार्ट 2 में आने वाला है कितने, 100 क्वेश्चन आएंगे। इट विल बी कवर द फॉलोइंग एक्ट लॉ विद द नंबर ऑफ क्वेश्चन इंडिकेट एज अंडर, जो अंदर दे रखा है, ठीक है। आईपीसी से आएंगे कितने क्वेश्चन भैया, आईपीसी से आने वाले हैं 35 क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट 25 क्वेश्चन। क्रिमिनल सीआरपीसी पे 25 क्वेश्चन। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस पे कितने आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। आप एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आईपीसी तो पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा बेयर एक्ट जितने भी हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको निकालना है तो बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके सेक्शंस वगैरह याद करने पड़ेंगे। दो क्या पढ़ना है, इसके लिए हमें ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्या पढ़ लोगे, सिलेबस तो दे रखा है भाई, पूरा आईपीसी पढ़ोगे, पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लोगे उसके बाद आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कितना पढ़ना है हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी एविडेंस एक्ट हो गया पढ़ लीजिएगा, सीआरपीसी हो गया पढ़ लीजिएगा, यूपी पुलिस एक्ट। देखो हम एक बार और ध्यान रखना कि सिलेबस से इतर कुछ मत पढ़ना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते मज़ा आने लगा तो हम और ही कहीं पहुंच गए, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब बेसिकली होता क्या है कि ये चीज़ ही ऐसा है कि मान लो हम पढ़ रहे हैं आईपीसी, ठीक है, एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी में हम पढ़ना शुरू किए, कुछ एग्जाम्पल्स मिल गए इसके, हमने समझने के लिए कोई एग्जाम्पल लिया, अब हम इतना घुस गए उसके अंदर, इतना पढ़ने लगे कि हम उसी में घुस गए। हमें एविडेंस भी पढ़ना है, हमें सीआरपीसी भी पढ़नी है, हमें पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है, तो ये ध्यान से रखना, इन सबको ध्यान में रख के करना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला डिस्कस करते हैं। अब आ गया मेंस, वो क्लियर होगा आपका, उसके बाद आएगा मेंस। तो मेंस में आपको क्या करना है, मेन सिलेबस आएगा, ये होगा टोटल 3 घंटे का। कितने घंटे का हुआ, ये होगा टोटल 3 घंटे का। इसमें जनरल नॉलेज इसमें भी आने वाले हैं, तो अगर आपने प्री में पढ़ा है, प्री निकल जाता है आपका तो तैयारी होगी ही। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स से होंगे, ये ध्यान रखना। इसमें हिंदी आ गया भैया, ये देखो इसमें एक नया चीज़ जुड़ गया, जनरल हिंदी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ठीक है, 100 नंबर के वो होंगे, 100 नंबर के ये होंगे, 100 मार्क्स के। और ये क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पुलिस एक्ट, तो जो आपने वहाँ पढ़ा है ना वही आपको यहाँ भी पढ़ना होगा थोड़ा सा, लॉ डिग्री स्टूडेंट एंड मार्क्स, ठीक है। एविडेंस एक्ट यहाँ भी है, मेंस में भी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आपको ये समझिए कि अगर आपको मेंस का या प्रॉपर एग्ज़ाम निकालना है तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। प्री को अच्छे से पढ़ लो कि मेंस तक पहुँच जाओ। तो आप प्री इतना अच्छा पढ़ लिया कि आपने मेंस तक पहुँच गए, तो मेंस में भी थोड़ा रिवीजन करना है, अच्छे से करना है। तो एविडेंस एक्ट भी यहाँ भी है, क्रिमिनल लॉ यहाँ भी है, पुलिस एक्ट भी यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जनरल हिंदी के बारे में, ठीक है। हिंदी इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे कोर्ट ऐसे हैं जहाँ भी अभी हिंदी में ही जो है सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे, दिमाग में नहीं आएगा ये शब्द का होता क्या है, मतलब क्या है। तो इसलिए ज़रूरी ये है, इसलिए हिंदी पूछा जाता है बेसिकली, उसका कोई रीज़न नहीं है हिंदी का। जनरल नॉलेज आपको आना ही आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ ऊपर पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अगर आप आगे डिस्कस करें हम
क्वेश्चन पेपर ऑफ जीके एंड हिंदी विल बी हाई स्कूल स्टैंडर्ड। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, ये ध्यान दे दिया। देखो ये जो मैं दे रहा हूँ ना, बेसिकली ये सीधा जो है उनका सिलेबस, उसी से सिलेबस से उठा लिया मैंने सीधा, ठीक है। तो कितने जीके एंड हिंदी विल बी हाई स्कूल स्टैंडर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बार आप पढ़ लेना भैया ना, एक बार आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, हाई स्कूल स्टैंडर्ड कितना हाई स्कूल स्टैंडर्ड है, क्या हाई स्कूल स्टैंडर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो लग ही रहा है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड यहाँ पे है, क्वेश्चन देखो तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, है ना। तो ठीक है, चलो अब आपका प्री भी निकल गया और मेंस भी आपने निकाल दिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम आएंगे इंटरव्यू पे। इंटरव्यू होगा आपके 50 नंबर का। कितने नंबर का होगा टोटल? 50 नंबर का होगा। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, द suitability of the candidate shall be assessed with the reference of his capability, character, personality and physical fitness. The marks obtained in the written test will be added to the marks obtained in the personality test of the consider of the place of the candidate। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें इस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने पहले बता दिया था, क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए, किसी भी जो है उसमें होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, कोई भी हो चाहिए उसकी जगह पे। और अदर थिंग्स वी इक्वल सच एज कैंडिडेट, जो अगर लॉ की डिग्री नहीं है तो ऐसी डिग्री हो जो लॉ के बराबर हो, वैसे लॉ के बराबर तो लॉ की डिग्री होनी होगी, ठीक है। बाकी या तो ही सर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन अ टीए, ठीक है, ही ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, ठीक है, एनसीसी। तो आपने इस पूरे सिलेबस को देख लिया, एक बार सिलेबस के हिसाब से आप सब पढ़ाई करेंगे। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिलेबस से हमें बाहर नहीं जाना। अगर आप सिलेबस से बाहर गए तो ये समझिए कि बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों तैयारी करते वक्त सबसे ज़रूरी है कि आप एक इम्पॉर्टेंट जो प्रिपरेशन टिप्स है कि बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ लें। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेयर एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हम बात करें तो उसके लिए आपको जो है एमसीक्यू भी तैयार करें, ठीक है। और बेसिकली तो पहले मेहनत आपको प्री पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आंसर राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आंसर राइटिंग पे ध्यान देना होगा। और लॉ के जो केस लॉ हैं, ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो तैयारी करने का टिप्स है, बेयर एक्ट अच्छे से तैयार कर लेना, प्री वाले क्वेश्चन के एमसीक्यू तैयार कर लेना, ठीक है। और आंसर राइटिंग ये तो बात का बात है, इसको अभी नहीं देखना, ये तो मेंस की हिस्सा है, ठीक है। केस लॉ पढ़ लेना ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की ज़रूरी है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ठीक है, तो फाइनल हो गया इतना तक। अब ध्यान रखना ज़रूरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना। बाकी मैं ट्राई करूँगा इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक एक करके एक वीडियो डालते समय सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। मैं प्रयास करूँगा एक बार कि हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एपीओ की पूरी जानकारी और सिलेबस का डिटेल। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।